बस आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है जी। ओके, ये ओके, सो लेट मी चेंज द कलर टू वाइट। ये स्लाइड्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ बाय सारिम बेग। ठीक है, बाय सारिम बेग। ठीक है, ठीक है। मैंने कभी भी ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा, मैं पहली दफा पढ़ा रहा हूँ। और मैंने एक्चुअली सारिम का ही लेक्चर लिया और उससे प्रिपरेशन किया है। ही हैज यूज्ड these he has written these really beautiful slides and I will go through them. ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी? अभी यस। पढ़ी तो पढ़ी थी तो थोड़ा सा उसका रिफ्रेशर कर लेते हैं। आई सपोज के चीजें आपको आती होंगी, अगर कहीं पर मसला हो तो वहां मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, आई विल गोइंग टू रिवाइज देम। ठीक है जी, ओके। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म हमने यूज करनी है ना, सो लेट मी चेंज द कलर टू ये वाला कलर। हाँ जी, हम ना सबसे पहले एक बात करते हैं रैंडमाइज एल्गोरिदम की। रैंडमाइज एल्गोरिदम्स क्या होते हैं जी? कैन एनीबडी गेस ये रैंडमाइज एल्गो क्या होते हैं? व्हाट आर रैंडमाइज एल्गोरिदम्स? हमने रैंडमाइज एल्गोरिदम्स की एक एग्जांपल भी की हुई है पहले। कौन सी एग्जांपल की थी हमने, याद है आपको? तो जो 2 की पावर 50 वाली थी पॉसिबिलिटीज। हाँ, वो उसमें हमने बेसिकली क्या किया था, रैंडमाइज क्विक सॉर्ट किया था, है ना? हमने कौन सा किया था? रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट किया था। और उसमें हमने, आपको याद होगा, जो बड़ी पावरफुल चीज यूज की थी वो ये की थी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के मैं जो पिवट सेलेक्ट करूंगा वो इस मिडल में लाई करेगा, मिडल 50% में लाई करेगा। दैट कम्स आउट टू बी 0.5। इसका मतलब है कि हर सेकंड ट्रायल जो होगा वो हमारा जो पिक होगा वो बेसिकली वो हमारा वैलिड, वो हमारा इसके अंदर होगा। और फिर हमने इसके ऊपर आर्गुमेंट दिया था कि अगर इवन इधर 50% के अंदर से भी अगर मैं कोई पिवट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी वेरी बहुत ज्यादा हाई है, तो भी हमारा जो एल्गोरिदम है वो n log n में चलता है। ठीक है, हम इसी एल्गोरिदम की आज आज दोबारा एनालिसिस भी मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। ठीक है, चल। सो रैंडमाइज एल्गोरिदम क्या होते हैं? एन एल्गोरिदम, सो एन एल्गोरिदम that uses a random step somewhere in its logic. ठीक है, that is called randomizer algorithm. ठीक है, और हम आज एक बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम करेंगे और फिर इसका जबरदस्त किस्म का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बारे में बात होगी। ठीक है, चलें जी, कुछ थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ जी, एक रैंडम इवेंट क्या होता है? व्हाट इज अ रैंडम इवेंट? व्हाट इज अ रैंडम इवेंट? So an outcome of a random experiment with an associated probability, ठीक है, is called random event. ठीक है, does it make sense? So for example coin toss की बात करें तो मेरा रैंडम इवेंट ये है कि मैंने एक रैंडम इवेंट किया। So what is the probability कि वो जो इवेंट है वो हेड आएगा? 1/2। 1/2। What is, मेरा रैंडम इवेंट ये है कि मैंने दो दफा डाइस रोल किया। What is what is the random event probability कि दोनों छक्के आएंगे? 1/36। 1/36। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और वो रैंडम इवेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके आप कोई भी एक जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी सैंपल स्पेस में से कुछ भी उसका सबसेट भी हो सकता है।
ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ और उसमें मैंने दोनों डाइस को रोल किया और उसका सम जो है वो इवन आया, ठीक है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किसमें दोनों ऑड हो रहे हैं या दोनों इवन हो रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, ठीक है, ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉइन टॉस किया, मैंने एक डाइस रोल की, ठीक है, थ्रोइंग 2 कॉइन्स, ठीक है, या थ्रोइंग 2 डाइस एंड टेकिंग देयर सम, ठीक। चलिए अब बताएं जी रैंडम वेरिएबल क्या होता है? हाँ जी, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अफान बताओ। जो बताता है कि जो आउटपुट वैल्यू आई है वो क्या आई है। बेसिकली ए रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है? बेसिकली रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली नथिंग बट के एक ऐसी एक आप ये समझ लें कि सो रैंडम वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल व्हिच इज रैंडम ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है सर। बट यहां पर होगा रैंडम वेरिएबल कंटेनिंग द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। होता बेसिकली क्या है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसकी बेस पे हम हमारा जो रैंडम वेरिएबल वो कोई वैल्यू ऑब्टेन करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरा एक रैंडम वेरिएबल x और मैं कहता हूं व्हाट इज x, जो भी डाई पर आया है उसको मैं x कह देता हूं। तो कैन यू टेल मी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? हेड या टेल। मैंने ना डाइस रोल किया, अच्छा 1 to 6 वैल्यू हो सकती है। तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है या 5 हो सकती है या 6 होती है। अब सीन यह है कि इसकी कोई भी वैल्यू के ऊपर जब भी कोई वैल्यू हासिल करता है साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल यहां के केस में क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1? 1/6। 1/6। सिमिलरली होगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए, दैट इज आल्सो 1/6, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या, हमने रैंडम वेरिएबल को क्या कर दिया है, हमने बेसिकली रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। जो एक्सपेरिमेंट को जो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको एक रैंडम वेरिएबल पे मैप कर देता है, एक इंटीजर वैल्यू पे मैप कर देता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू पे मैप कर देता है। ये बात सुनाई? इसका एडवांटेज ये है कि अब हम बेसिकली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये समझ में आई सबको बात? जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? कोई इशू तो नहीं है इससे कि फिर आप एक तो आप रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, फिर आप बेसिकली क्या करते हैं कि अब आप बेसिकली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको इबारती सवाल मिला हो, तो इबारती सवाल में चीजों को करना आसान नहीं होता। हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको? व्हाट वाज द पावरफुल आइडिया बिहाइंड अलजेब्रा? कि आप क्या करें, आप उस इबारती सवाल को किस में कन्वर्ट कर दें? हाँ जी बताएं। इक्वेशंस में और एक्सप्रेशंस इक्वेशन में में। कन्वर्ट कर दें और फिर उसको सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। फिर उस पे अलजेब्रा वाले पूरी पूरी एक लैंग्वेज है जो यूज करती है। तो बिल्कुल यहां पर भी यही बात है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अब यहां पर बेसिकली वो क्या कहता है ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा रैंडम वेरिएबल है x, कॉइन टॉस हुआ है, हम कहते हैं जीरो, उसकी वैल्यू या 0 है अगर मैं उसको कहता हूं कि वो टेल है, x की वैल्यू 1 है तो मैं कहता हूं उसको हेड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? डाइस रोल है, उसमें हमने एग्जांपल दे दिए कि वैल्यू की क्या है 1 to लेकर 6 कहते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बता दो यार। 1/2। 1/2 0.5। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 1/6 और करते करते आखिर की 1/6। ये जो रैंडम वेरिएबल जो पॉसिबल वैल्यूज रख सकता है
और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी कोई प्रोबेबिलिटी होती है, इसे हम कहते हैं पीडीएफ। क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, और ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसकी पीडीएफ कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है, बहुत से लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बहुत से लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई ये मेरे पास एक x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, और यहां लिखते हैं हम, हाँ जी, 0.5 होगी अगर x की वैल्यू हेड होगी। ठीक है, या 1 होगी, सॉरी 0। ठीक है, 0 का मतलब, और x की वैल्यू 1 होगी तो ये भी 0.5 होगी। ठीक है, और अगर आप बायस्ड कॉइन ले लें तो उसकी फॉर एग्जांपल 0.8 होगी और इसकी 0.2 होगी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है जी, बेसिकली यही इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, वेयर x को मैं 1 से लेकर n तक चलाता हूं तो ये सम जो होता है वो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। ठीक है जी, किसी को इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हाँ जी बताएं, उसकी हमने अभी 2 एग्जांपल कर भी लिए। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिसमें सब आउटकम्स की सेम प्रोबेबिलिटी होती है। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली रैंडम वेरिएबल के हिसाब से कहें तो रैंडम वेरिएबल में हर वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे हमने डाइस वाले केस में किया कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, ये हमने क्या किया था, ये 0.5 थी और 0.5 थी अगर x की वैल्यू 0 थी यानी हेड आया है, और x की वैल्यू 1 थी यानी कि टेल आया। ठीक है, ये बात समझ आई? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, बर्नूली वेरिएबल क्या होता है, या बर्नूली ट्रायल क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट में, पढ़ा था? शायद सर ने पढ़ाया था। बर्नूली ट्रायल बस यही होता है, सिंपल सी बात है कि जिसमें आपका जो वेरिएबल है ना उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती है, हेड या टेल। जैसे फॉर एग्जांपल हेड या टेल। आपके सी प्लस प्लस के अंदर जो वेरिएबल होता है, बूलियन वेरिएबल होता है, वो एक बेसिकली रैंडम वेरिएबल है, वो एक बेसिकली बर्नूली वेरिएबल। ये बात समझ आ गई? क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये बात समझ आ गई? सरफराज, हाँ जी, यहाँ पे जो x है p ऑफ x है, इससे मुराद कोई इवेंट है? मतलब x p ऑफ x का है कहां पर लिखा है? जहाँ पे आपका माउस है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बताई हुई है। ठीक है, या बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू स्मॉल x कर देते हैं और यहाँ पे स्मॉल x को निकाल देते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू ये x इज इक्वल टू 0 हो, स्मॉल x हो, तो ये 0.5 होगी, ये होगा। जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ कहते हैं। मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया? आगे चलें फिर? ठीक है, समझ में आ जाएगा, नेटवर्क बड़ी ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? जिसको हम बेसिकली एवरेज भी कहते हैं। हाँ जी, व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू? वैसे तो बड़ा सिंपल सा है कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 2, 4 और 6 आई हैं, तो इन 3 नंबर की एवरेज किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी, है ना? कैसे निकाली? तीनों का सम और डिवाइड बाय 3। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ये नहीं कर रहे होते, बेसिकली हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है ना, तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। 1/3। तो एवरेज, हम एवरेज यानी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? इट्स एक्चुअली 2 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/3, एंड दैट कम्स आउट टू बी 3 एलसीएम निकला, 2 + 4 + 6।
So actually the formula is the following, कि probability that x is equal to x multiply by x, ठीक है? So probability that x is equal to 2 is 1 by 3 टाइम 2 प्लस अगला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी के x की वैल्यू 4 आएगी इंटू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी कि इसकी वैल्यू 6 आएगी इंटू 6। ये बात समझ आ गई? एंड दैट वी नो इज 4। तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, 4। ये बात समझ आ गई? ये जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज फॉर्मूला है। इस हम आम तौर पे जब एवरेजेस की बात करते हैं तो उसमें मज्यूम करते हैं क्या, कि हर चीज क्या है, इक्वल है, इक्वली लाइकली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये हमने इसको एवरेज से डिफाइन किया होगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो सबको एक्सपेक्टेशन का पता लग गया। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, जिसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 0.2 है, जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कैन यू टेल मी अब इस एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वेरिएबल? ठीक है, और ये मेरा x है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मेरा पीडीएफ है, ठीक है। हाँ जी बताएं, इसके बराबर होगी 0.8 इंटू 0 प्लस, हाँ जी 0.2 इंटू 1 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.2। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 0.2 है। और एक और बड़ी जरूरी बात, ये जो एक्सपेक्टेशन हम निकालते हैं ये लाजमी नहीं है कि कोई वैल्यू आए जो कि आपकी इनमें से कोई वैल्यू। ये बात समझ आई? ये एवरेज है बस, और एवरेज लाजमी नहीं है इस जगह पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदे बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा फायदे, ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगा बेसिकली कि एक्चुअली एवरीथिंग हैपनिंग इन रियलिटी इज एवरेज केस भाईजान। और इसकी आपने एग्जांपल की थी कि क्विक सॉर्ट जब आपने रैंडम वैल्यूज आपने इंसर्ट की तो क्विक सॉर्ट की कंप्लेक्सिटी n log n आ रही थी, याद है आपको? बेसिकली इट वाज बीटिंग मर्ज सॉर्ट, इट वाज बीटिंग हीप सॉर्ट, ठीक है ना। So for all practical purposes, everything is average case. Everything is average case. For all practical purposes, reality में जो चीजें आती हैं वो हमेशा एवरेज केस ही होती है, ठीक है। सर ये फोर्स, मोमेंटम, टेम्परेचर ये सारे भी एवरेज ही होते हैं ना? बिल्कुल जी, एवरेज, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ये आपके सामने डाइस रोल के केस में अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो तो 3 आएगी, पर नहीं लाजमी 3 आएगी, 3.5 आएगी मेरे ख्याल। ओके ठीक है 3.5 आएगी, ठीक है। अब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें फायदा क्या मिला, हमें क्या नॉलेज मिला, हम क्या जान पाए डाइस के बारे में? एक मेरा ये सवाल है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि डाइस को हम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, डाइस का हर फेस एक यूनिक इंफॉर्मेशन रखता है। वन डाइस का जो 1 है वो 2 से बड़ा है या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर एक डाइस के साथ ना कोई चीज, कोई दरवाजा एसोसिएट किया होगा, डाइस रोल होगी तो मैं एक दरवाजा खोल दूंगा। अब मेरे लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए डाइस के कलर्स, मैंने डाइस को 6 कलर्स नहीं, एक्चुअली इट डिपेंड्स इन द सिनेरियो कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि अलिफ ऐलान ने, हमने एक बड़ी मजेदार किस्म का काम किया था ये निम्रा सारा के साथ,
और उसमें बेसिकली बड़ी मजेदार चीज ये की थी कि उसमें एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट थी जो अलिफ ऐलान की रिपोर्ट थी। उन्होंने बेसिकली कमाल काम ये किया है, उन्होंने कमाल काम ये किया था कि पूरे पाकिस्तान के स्कूलों के कोई 6 लाख बच्चों का टेस्ट लिया, ठीक है, क्योंकि तकरीबन इतने करीब करीब था। और उसमें बेसिकली उन्होंने साइंस का टेस्ट, फिजिक्स का साइंस का टेस्ट, जनरल साइंस का टेस्ट हो गया, बायोलॉजी का टेस्ट हो गया, मैथमेटिक्स का टेस्ट हो गया, ये 3 बेसिकली टेस्ट लिए, फिर ह्यूमैनिटी का अलग टेस्ट लिए। अब तुम्हें फॉर एग्जांपल वो आंसर आ रहा है कि आउट ऑफ 100 एवरेज स्कोर जो है वो 25 है। व्हाट डज दिस मीन? अब फॉर एग्जांपल ये हालत थी सिंध की, ठीक है, और ये हालत थी पंजाब की। इसका मतलब क्या है? नो इट इज ए, अब वहां पर अगर मैं मैसिव स्केल में बात करूं, एक बंदे का स्कोर तो मैटर ही नहीं करता। ये समझ आई बात? सो सिनेरियो टू सिनेरियो इट वेरीज, बट मैं कहता हूं जी एवरेज स्कोर इतना है। और फिर साथ ही मैं ये भी बताता हूं कि जो पंजाब में ड्रॉप आउट रेट है स्कूल के बच्चों का वो 45 है। नाउ इट हैज ए मीनिंग, नाउ इट हैज ए ब्यूटीफुल मीनिंग। व्हाट इज दैट मीनिंग? कि भाई एवरेज बच्चा जो है वो क्लास में वो फेल हो रहा है जी, तो उसने 10वीं से पहले पहले ड्रॉप आउट ही होना है। जब उसका साइंस के पूरे कोर्सेज के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी है, आपके स्कूलों की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, तो उसने ड्रॉप आउट ही होना है, और क्या होना है? ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? तो जब हम मैसिव स्केल पे बात करते हैं तो मैसिव स्केल में एवरेजेस ही चलती है, ठीक है। एक बंदे के 100 में से 100 नंबर आ गए, इट डजंट गिव मी एनी इंफॉर्मेशन। बट 1 मिलियन लोगों का मैंने टेस्ट करवाया, उसमें मुझे आया भाई उनकी एवरेज 80 आई है। अब एक और सूबा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, ठीक है, जीबी की बात करूं, अब उसमें साइंस स्कोर की एवरेज लेट से 75 आ जाती है, ठीक है। और मे बी इट इज करेक्ट, हमने वैसे देखा नहीं है निम्रा सारा, हमने ये देखा नहीं कि उनकी एवरेज क्या है, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ड्रॉप आउट रेट कम होगा। दैट इज व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट एंड इट इज एक्चुअली करेक्ट। ये बात समझ आई? एक इंडिविजुअल स्कोर कोई मीनिंग नहीं रखता, बट एवरेज बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो सिंध का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। नहीं, ड्रॉप आउट रेट कम है इसका। एक्चुअली ड्रॉप आउट रेट इसलिए कम है क्योंकि वहां पर लोग ही कम रजिस्टर होते हैं अनफॉर्चुनेटली। वहां पे बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज्यादा है, वहां पे स्कूल में आते बच्चे कम है, फिर इसलिए ड्रॉप आउट रेट कम होता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, देयर आर अदर रीजंस। पंजाब के इलाकों में अगर मैं वो अनफॉर्चुनेटली अर्बन एरियाज में चला जाऊं, नहीं रूरल एरिया में चला जाऊं, तो वहां पर ड्रॉप आउट रेट होने की वजह कुछ और है। फॉर एग्जांपल अक्सर जो है वो बच्चियां जो हैं वो उनकी हमें जल्दी शादी हो जाना या चाइल्ड मैरिजेस के इश्यूज हैं, और बच्चों ने घर में काम कराना होता है बच्चियों ने, इस तरह की चीज़ों की वजह से बेसिकली ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। बच्चियों में रेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर सिंध में ऐसा केस नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। बट खैर देर आर सिनेरियोस टू टॉक अबाउट, देयर आर सो मेनी अमेजिंग चैलेंजेस टू टॉक अबाउट, जो कि अलिफ फलान की रिपोर्ट है। इट्स जस्ट अ 6 पेजेस रिपोर्ट, जो कि आप इसकी समरी देख सकते हैं। 6 पेजेस की एक समरी है। मैं आपसे ना शेयर, सारा ये आप ना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इट हैज अ ब्यूटीफुल नेम। सारा क्या नाम था इसका? रिपोर्ट का नाम क्या था? इंग्लिश में तो था 25 मिलियन ब्रोकन प्रॉमिसेस। हाँ, 25 मिलियन ब्रोकन promises. Why they are called broken promises? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? 2.5 करोड़ अधूरे ख्वाब। बिल्कुल, 2.5 करोड़ अधूरे ख्वाब, अधूरे ख्वाब, ठीक।
वाई दे आर कॉल्ड अधूरे ख्वाब, क्योंकि बेसिकली हमारा ख्वाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, वादे। वादे, बिल्कुल ख्वाब भी नहीं, वादे, अधूरे वादे। वाई दे आर कॉल्ड अधूरे वादे, क्योंकि बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर बच्चे का हक है कि उसको प्राइमरी हाई स्कूल एजुकेशन फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ये हमारे मुल्क के लीडरों का, हमारे हर शहरी का, इस मुल्क के हर बच्चे के साथ वादा था कि एक बेसिक तालीम देना उसकी, इस मुल्क की जिम्मेदारी है। हम सब उसमें शामिल हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त आपका स्कूल से बाहर है। ये आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की रिपोर्ट है, तो अब इनकी तादाद ज्यादा होगी, अनफॉर्चुनेट चैलेंज। सो ये मेरे पास एक कॉइन है और ये जी बायस्ड है, ठीक है। सो बायस्ड कॉइन क्या होता है, ठीक है, ये जी बायस्ड कॉइन सरफराज, जी। वो डाइस को मैंने मीनिंग दे लिया, मुझे अभी समझ लगी है। अगर क्या? डाइस को हम 1000 दफा रोल करें ना, बिल्कुल तो जो वैल्यूज आएंगी उन सबको जमा कर दें और फिर बिल्कुल उसका इस तरह से एवरेज निकालें तो वो 3.5 के करीब आएगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक पर, बात। पर मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर रहा था, मैं ऐसे उसको सोच रहा था कि जो 6 है और 1 है, हाँ, ठीक है, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी। वो दूर दूर हैं, पर जो हाँ 3 और 4 वाली वैल्यूज हैं वो 3.5 के करीब हैं। तो इस तरह से तो ये जो है ना, ये 3 और 4 की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा दे रहा है बजाय, लेकिन वो मैं उस तरह से उसको नहीं देखा था। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। ऑल्दो तमाम इवेंट्स के आने की जो है ना प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी सेम ही है। सेम है, ठीक। तो ये आपके सामने जो एग्जांपल दी हुई है ये बायस्ड कॉइन है, और बायस्ड कॉइन में बेसिकली आप कैसे प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, वो यहाँ से एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स टेल अस which value of x has a higher chance of occurring if, अगर हम कहें कि हमने बहुत, बल्कि आपको ये कहना चाहिए हाँ कि अगर मैं एक चीज को बहुत ज्यादा दफा रन करता हूं तो इस x की ओवरऑल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ऑन एवरेज किस तरह से पहुंचेगी, वो ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऑल राइट जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल वो देता है, वो कहता है अगर एक एल्गो है और मैं कहता हूं कि इसकी एवरेज केस एनालिसिस जो है वो मैंने निकाला और वो n log n आया, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाई कि ये एल्गो ऑन एवरेज यानी मोस्ट ऑफ द टाइम कितनी देर में चलेगा, n log n में चलेगा। एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस n log n में चलेगा, ठीक है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वर्स्ट केस और एवरेज केस जब हम बात करते हैं ना, तो एक्चुअली वर्स्ट केस इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एवरेज केस होता है, क्योंकि रियलिटी में जब चीजें आती हैं तो वो एवरेजेस होती हैं। जो रियलिटी में चीजें आती हैं वो वर्स्ट केस तो बहुत इम्प्रोबेबल इवेंट होता है, बहुत ही इम्प्रोबेबल इवेंट होता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो होता ही नहीं है, ठीक है, वो कभी भी नहीं होता, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। जी बताएं, सॉरी। नेचर में ना कहा जाता है कि एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है चीजों के दरमियान। बिल्कुल, कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो सिर्फ ऑर्डर के ऊपर बहुत बुरा परफॉर्म कर देते हैं, एवरेज केस के अंदर नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं, मैं अच्छा इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करें, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स कवर दिस और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव एंड कमिंग अप विद स्टेटमेंट्स जो कि बेसिकली चलें जी आगे चलते हैं। ओके, एक और बड़ी मजे की बात, अगर ये x1 है जिसकी वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू ये है,
अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो सवाल ये है, ये एक टॉस है, ये एक और टॉस है, ठीक है, ये दो टॉस मैंने किए और दो मैंने रैंडम वेरिएबल बनाए, ठीक है। यहाँ मेरा x1 यूज हो रहा है और यहाँ मेरा x2 यूज हो रहा है। तो अब मैं कहता हूँ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ द टू टॉसेस, ठीक है। ये बात सुनाई, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। हमने वेरिएबल्स के ऊपर मैं अब समेशंस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बड़े मजे मजे के काम है। और मजे की बात यह है कि आपने डिस्क्रीट में पढ़ा होगा कि लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती है। क्या मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 इज बेसिकली इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सो अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मेरा जो x1 है इसके 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और 0 आने की और 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक। और फिर मैं x2 कहता हूं और x2 की 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। तो मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 है वो कितनी है, कितनी होगी बेटा? 0 इंटू 0.3, ये तो खत्म हो गया। 1 इंटू 0.7, तो ये कितनी आ गई? 0.7 हो गई, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 किसके बराबर होगी बताएं जी? 0 इंटू 0.9, ये 0 हो गई। 1 इंटू 0.1, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं कि लेट्स से 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.9 थी और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 थी, तो एक्सपेक्टेशन कितनी हो जाएगी? 0.9 हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। और अब अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 निकालूं तो वो किसके बराबर होगी? वो होगी 0.7 प्लस 0.9 एंड दैट इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्या कहते हैं? लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, और इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस, सो एक्चुअली जो जनरल रूल है वो ये कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xk is basically equal to expectation of x1 plus expectation of x2 plus so on plus expectation of xk। ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस जी? डज इट मेक सेंस? ठीक, इसे कहते हैं जी लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक। उसके बाद एक क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ये बताती है, सुने बात और, कि आप कितना, अगर मैं कहता हूं ना किसी की वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो वेरिएंस का ना एक फार्मूला होता है और वो होता है बेसिकली, यहाँ पर आई डोंट नो किया ये नहीं किया। तो वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? वो होती है कि आप बेसिकली क्या करें, हर वैल्यू को, हर xi वैल्यू से उसकी जो एवरेज को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे म्यू से, ठीक है। तो आप उसमें से म्यू माइनस कर दें, ठीक है। अगर मैं इनको सम करूंगा तो क्या आएगा? अगर मैं इनको सम करूंगा तो क्या आएगा? ओवरऑल डिस्कॉर्डेंस। ना, अगर मैं इसको सम करूंगा तो आंसर 0 आएगा। इसका मेरा आंसर 0 आएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? क्योंकि वो ऑलमोस्ट मिडल है ना, तो जितना उससे आगे होंगे उनको मैं माइनस करूंगा और इतना मैं पीछे होंगे उनको मैं माइनस करूंगा, तो ये नेगेटिव में आएंगे, ये पॉजिटिव में आएंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ी गंदा मैयर हुआ। फिर लोग क्या करते हैं, लोगों ने बेसिकली क्या किया, इसके बहुत सारे मैयर्स बनाए। कुछ लोग ऐसे ना कहते हैं यार ये तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे करते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। कुछ लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं
कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव तो खत्म हो जाएंगे, है ना, सारे पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगे, है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि ये वेरिएंस है। क्या है, वेरिएंस है। अब जो मजे की बात है वो ये कि अगर मैं कह दूं कि किसी की वेरिएंस इज हाई, अगर मैं किसी कह दूं कि ये वेरिएंस जो है ना वो हाई है, इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब है कि जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली है उससे दूर हैं सारे, सारे नहीं, बहुत सारे एलिमेंट से दूर है। और अगर मैं कह दूं किसी की वेरिएंस बहुत थोड़ी आई है, इसका मतलब क्या है, सारे इसके पास पास लाए करते हैं। ये बात सुनाई। तो अगर वेरिएंस किसी डेटा में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, क्या आपका एवरेज जो है वो मैयर अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा है। हाँ, अगर वेरिएंस किसी डेटा में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसका सर डेटा, उसका बुरा, तो एवरेज जो हमने निकाली है वो क्या अच्छा मैयर है या बुरा मैयर है? सर अब ये बुरा मैयर होगा, वो बुरा मैयर होगा। लेकिन अगर उसकी वेरिएंस बहुत थोड़ी है, इसका मतलब क्या है, तो भी फिर अच्छा मैयर होगा। तो इसका मतलब दैट्स अ गुड मैयर, दैट्स अ वेरी गुड मैयर। ठीक है। अगर किसी डेटा में एवरेज जो वेरिएंस है वो बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या है कि आपने भाई डेटा को कैप्चर कर लिया एवरेज के थ्रू। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये वेरिएंस बहुत ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। और फिर एक और मेजर होता है जिसमें होता है कि बेसिकली हम ना 1/7n से डिवाइड भी करते हैं, और साथ ही बेसिकली मेरे ख्याल में होता है कि एक अंडर रूट ले लेते हैं। अगर आप अंडर रूट ले लें, आई डोंट नो पहले लेते हैं बाद में लेते हैं, तो बेसिकली वो जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है कि कितना आप स्टैंडर्डली डेविएट कर रहे फिर आखिर में लेते हैं वो, हैं। आखिर में के लेते बाद हैं, लेते हैं। मुझे ये याद नहीं, कभी भी याद नहीं होता, मैं देख ही होता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है। तो वेरिएंस एक्चुअली गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, सम वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन कि आपका डेटा कितना डिस्पर्स। ठीक। चलें जी आगे चलते हैं। अब हम लेट्स कम बैक टू रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। सरफराज, ये जो आपने स्क्वायर लिया और उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये करने के वजह हम सीधा सिर्फ वो मॉड ले मॉड लेते, ले, उससे हाँ मॉड, हाँ तो उससे भी मॉड सेम भी, रिजल्ट मॉड आता। भी, मॉड भी एक नहीं सेम नहीं आता, दे आर डिफरेंट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। नहीं, मैं ऑन एवरेज यानी कि बात कर रहा हूँ रिजल्ट की कि नहीं एरर हम नहीं नहीं कंपेयर so they are both different measures, that's a different measure, that's another measure of some I don't know से क्या कहते हैं, statisticians वो भी यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं, कई चीजों में वो यूज होता है, कई चीजों में यूज होता है। एब्सोल्यूट, उसे एब्सोल्यूट डिस्टेंस कहते हैं बस। तो डिस्टेंस मेजर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया वेरिएंस, एक एब्सोल्यूट निकाल के भी निकाला जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक। और लोगों ने बहुत सारे काम किए, हर एक को भाई इस तरह के डेटा में ये काम करता है ज्यादा, इस तरह के डेटा में ये काम करता है ज्यादा अच्छा। तो लोगों ने बड़े बड़े मजेदार से मैयर निकाले और मैयर्स को यूज भी किया है प्रैक्टिकली। ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एल्गोरिदम की तरफ, रैंडमाइज एल्गोरिदम। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने पहले सवाल पूछता हूँ, सवाल बड़ा ही सिंपल सा है कि मैं आपने एक आप समझ लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपने एक बंदे को हायर करना है। ठीक है, आपने एक असिस्टेंट हायर करना है, आपने एक असिस्टेंट हायर करना है, और मसला यह है कि सारे बच्चे जो आए, लेट्स से ये टेलीफोन वगैरह का दुनिया नहीं है, ठीक है, और आपने इंस्टेंटली उसको बताना है कि मैंने आपको सेलेक्ट किया या नहीं किया। सवाल समझ में आया? आपके पास एक अरे आई है, अरे ऑफ सीरीज आई है, और उसका साइज आया n, और आपने जी हायर करना है असिस्टेंट। लेकिन मसला सिर्फ एक है, और मसला यह है कि आपने इंस्टेंटली बताना है, क्या बताना है, कि भाई मैंने तुम्हें हायर किया या नहीं किया। यू आर नॉट अलाउड टू आपने वेट नहीं करवा सकते, आपने इमीडिएटली इंटरव्यू करने के फौरन बाद बता देना कि भाई मैंने तुझे हायर किया या नहीं किया। सवाल समझ में आया? आखिर में बैठा हुआ आपको मौका नहीं मिल सकेगा। ये बात क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। अगर बेस्ट कैंडिडेट हमारा लास्ट में आ रहा है तो हो सकता है, हो सकता है। चलो पहले तो मुझे एल्गो बना के दिखाओ ना, कैसे करोगे। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा,
मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, फॉर ईच कैंडिडेट सी कह देते हैं इसको, ठीक है, फॉर ईच कैंडिडेट सी, मैं सबसे पहले इसका इंटरव्यू लूंगा, ठीक है, इंटरव्यू लिया जी मैंने सी का, और इसने मुझे क्या दिया, स्कोर दिया, ठीक है, स्कोर को हम एस कह देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक बेस्ट स्कोर रखा हुआ है और बेस्ट इंडेक्स रखा हुआ है, या बेस्ट कैंडिडेट कह लेते हैं, ठीक है। शुरू में इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, और लेट्स से स्कोर जो है वो 0 से ऊपर ही आता है किसी भी कैंडिडेट का, ठीक है, और इंडेक्सिंग मेरी 1 से शुरू हो रही है। तो मैंने इंटरव्यू लिया, उसका स्कोर आया, क्या हो तो मुझे इसको हायर करना पड़ेगा। बेस्ट से बेहतर या होगा तो अगर एस की इसलिए वैल्यू बेहतर ग्रेटर देन आ जाए बेस्ट, तो क्या करूं मैं इसको, हायर। ऑफ कोर्स इसको हायर कर लूंगा। तो मैं हायर कर लूंगा जी, हायर क्या, हायर कर लूंगा जी सी, और ऑफ कोर्स मैं बेस्ट को अपडेट कर दूंगा, बेस्ट को मैं सी एस के बराबर कर दूंगा, और बेस्ट सी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इस तरह तो अच्छा सारे जी। हायर हो जाएंगे अगर ascending भाई order में बिल्कुल, आया। मैं अगला सवाल मेरा यही था, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, सब हायर हो जाएंगे। सब हायर हो जाए, और वो कौन सा सिनेरियो बनता है, पहले का अगर स्कोर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का बढ़ता 3 जाएगा स्कोर। 4 और इस तरह से है ना, तो ये वर्स्ट केस है, ठीक, ये बात सुनना, ठीक है। और आज हम आपको एक चीज बताएंगे और आपको लग पता जाएगा कि रैंडमाइजेशन कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है, ठीक है। और देखो ये क्या करता है, सारे ने जो काम किया है, ये क्या काम किया, एग्जैक्टली वो स्कोर किया कि बेस्ट स्कोर का एक वेरिएबल रखा है, बेस्ट कार्ड कैंडिडेट का वेरिएबल है, इंटरव्यू लेते हैं, अगर स्कोर बड़ा आया तो इन दोनों को अपडेट किया और हायर कॉल कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। ये इंटरव्यू की कॉस्ट सी आई है और हायर करने की कॉस्ट सी एच है, एंड डू यू अग्री किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इंटरव्यू की कॉस्ट या हायर की कॉस्ट, तो भाई हायर बता दो। तो हमें इंस्टेंटेनियसली कहना है ना। हायर का हमने हायर की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, उसको जी पूरी महीने की पे तो देनी पड़ेगी आपको एटलीस्ट, क्योंकि आपको हायर कर लिया, ठीक है ना, उसके बहुत सारे लवाजमात भी होंगे, ठीक है, डज इट मेक सेंस। सो कॉस्ट ऑफ इंटरव्यू इज नथिंग एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ठीक, तो दिस इज ए कॉस्टली ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है ना। सो बेसिकली वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि एन ही आपने इंटरव्यू लिए और एन ही आपने हायर कर दिए, एंड दैट इज टू मच। व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू रिड्यूस दिस, ठीक है, आई वांट टू रिड्यूस दिस क्वांटिटी, ठीक है, एंड हियर कम्स द पावर ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या करती है, रैंडमाइजेशन ये करती है कि इस पहले स्टेप पे वो क्या करती है, ये एक फंक्शन कॉल करती है जिसका नाम है रैंडम शफल। और रैंडम शफल क्या करता है, रैंडम शफल बस इस अरे को, अरे ऑफ सीरीज थी उसको क्या कर देता है, उसको शफल कर देता है, ठीक है, उसे क्या कर देता है, सिर्फ शफल, सिर्फ उसके असिस्ट जो आपके जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ है उसने सिर्फ एक काम किया है, और वो काम क्या किया है कि जिस ऑर्डर में सीवीज आई है उनको एक दफा शफल कर दिया। And I'm about to tell you the impact of this shuffling, okay, in a while. That's the only change in algorithm we have done. And what is the change? पहला स्टेप हमने एक ऐड कर दिया है और वो क्या है, randomly shuffle the array, ठीक है, randomly shuffle the array, that's it, that's it, और हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, Without doing any interview? कुछ नहीं, हाँ, इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू लेने से पहले, ठीक, सिर्फ उन्हें शफल कर, और हम निकालना चाहते हैं कि ये एल्गोरिदम ऑन एवरेज कितनी दफा चलेगा, ये एल्गोरिदम ऑन एवरेज कितनी दफा चलेगा, ठीक है, ठीक है, यानी कितने लोगों को ऑन एवरेज हम हायर करें, दैट्स व्हाट वी वांट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्स्ट केस,
वी आर इंटरेस्टेड इन ऑन एवरेज हम कितने लोगों को हायर करें। ठीक है, ये सवाल सबको समझ में आ गया? सबको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है जी, चलें जी, हम आगे चलते हैं। सो लेट लुक एट दिस। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, 3 लोगों की सीवी आई है, कितने तरीकों से मैं उनको शफल कर सकता हूँ? 2 to the power 3. हैं 2 की पावर 3 खैर है, एन की आर। फैक्टोरियल हैं n की पावर 3? नो नो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एन की आर। यस। क्यों? क्योंकि पहले पे आने के 3 पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे के आने की फिर 2 पॉसिबिलिटी रह जाएंगी और फिर 1 पॉसिबिलिटी रह जाएगी। अगर मेरे पास 6 कैंडिडेट हो तो कितने तरीकों से हम शफल कर सकते हैं? पहले पे 6 आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से होगा ना? क्यों फार्मूला से होगा? Permutation। परम्यूटेशन, अरेंजमेंट निकालनी है, तभी सही तुम्हारी। तो वही सोची की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, तो बस क्या परम्यूटेशन फार्मूला क्या होते हैं ये ना बताओ मुझे। 6 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हो फॉर एग्जांपल, तो कितने तरीकों से हम शफल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स 52 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मेरे पास n लोग हो तो कितने तरीकों से मैं शफल कर सकता हूँ? एन फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। अच्छा, उनमें से कितने ऐसे हैं जिसमें मैंने शफल किया लेकिन वर्स केस अक्कर कर गया? वर्स केस अक्कर करने का मतलब क्या है? ऑर्डर बन Ascending order में गया score सफल के आएगा। बाद. असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा वर्स केस अक्कर करेगा? 1 over 1 over 52 n फैक्टोरियल 1 over n फैक्टोरियल। अगर ये 100 लोग हैं तो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। अगर 100 लोगों की सीवी है तो वर्स केस अक्कर करना एक इम्पॉसिबिलिटी है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये ऐसा नहीं होगा। ये बात क्योंकि समझ? फैक्टोरियल दुनिया का सबसे बड़ा इक्वेशन ग्रो करती है, हाँ, बहुत ज्यादा चीज है, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा होती है इसकी। एक्सपोनेंशियल ज्यादा होती है। इससे बड़ा ऑफ कोर्स n टू द पावर n है। ठीक है ना? बट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि हम अभी क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, वो जो वर्स्ट केस है ये अक्कर होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट नल। लेकिन मैं एक और भी मजे की बात बता दूं आपको कि ठीक बेस्ट केस क्या हो सकता है? आप बताओ ना। बेस्ट केस भी तो हो सकता है, वर्स्ट केस जहां हो सकता है वहां बेस्ट केस भी तो हो सकता है। बेस्ट केस क्या हो सकता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग छोड़ो, बस क्या हो जाए, बस पहला वाला डिसेंडिंग best ना आ भी हो, जाए। डिसेंडिंग ना भी हो, बस सबसे अच्छा पहली दफा आ जाए, हाँ अच्छा सब पहले आ जाए। उसके बाद जो मर्जी ऑर्डर आ जाए, डजंट मैटर। ये बात सुनाई क्यों? क्योंकि बेस्ट आ गया तो उसके बाद अब वो चेंज नहीं होता। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? 1 over n होगी उसकी पॉसिबिलिटी। उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 over n। गुड पॉइंट। एक्चुअली 1 over n फैक्टोरियल होगी उसकी भी। नहीं ठीक सर, हाँ 1 over n होगी, क्या? क्योंकि हमने पहले पे चूज करना, बाकी आखिर वाले जो मर्जी आ यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। 1 over n। वाओ, वर्स्ट केस बेहतर है और ज्यादा बुरा है, पर गुड केस वो जल्दी आ रहा है। 1 over बिल्कुल n है और इसकी 1 over n फैक्टोरियल 1 over n बनता है वैसे। हाँ यू आर राइट, 1 over n ऐसा। बनता है। वाह, ये तो बड़ी मजे की बात है। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा कोई भी ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो ऑफ कोर्स 1 over n फैक्टोरियल। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो 1 over n फैक्टोरियल है, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट वन परम्यूटेशन आउट ऑफ ऑल द परम्यूटेशन। ठीक है, तो 1 over n फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है। अब सवाल सिर्फ ये है कि जो हमने रैंडम शफल किया है उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से होगा ये कि हमारा अब ये जो
ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये वाला जो पार्ट, ये जो इफ चलना है, ये अब रैंडम हो गया। और अब सवाल ये है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग, कितनी दफा, कितने लोगों को हम हायर कर लेंगे मैक्सिमम। ये बात समझ, ये हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, बाय द वे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, कि मैंने कितने एक्सपेक्टेड का इंटरव्यू किया है और कितने एक्सपेक्टेड हायर किए। सो मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है इस पूरे प्रोसेस की, वो होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, इसकी वैल्यू तो यही की यही रहेगी। क्यों यही रहेगी? यही रहेगी। हाँ जी बताएं। ये क्या चीज है CIN? हाँ जी बताएं। सरफराज, ये CIN क्या चीज है? जिधर आपने लाइन जी, आई का मतलब है कैंडिडेट आई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द इंटरव्यू मल्टीप्लाई बाय एन, और ये कॉस्ट ऑफ द हायरिंग मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर्स, ठीक है। इसके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंटरव्यूज कितने हैं वो तो हमें पता है नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक के इंटरव्यू करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हर एक के इंटरव्यू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है भाई। यहाँ पर तो इंटरव्यू करना ही करना है, इंटरव्यू सबको करना है। तो इस ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है? तो उतनी की उतनी रही। ये कितनी कॉस्ट हुई? दैट इज समथिंग टू टॉक अबाउट, दैट इज समथिंग वी वांट टू फाइंड आउट, कि कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर हुए हैं। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, ठीक है। ठीक है, कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर हुए हैं, दैट इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर्स हैपन, ठीक है, दैट इज समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, इंडिकेटिव रैंडम वेरिएबल क्या होता है? मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं, हमने बात ये पढ़ ली हुई है। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल ये होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू या 0 हो या 1 हो, ठीक है, विद सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरा ये जो मेरा वेरिएबल है ना, जिसको मैं वेरिएबल पे मैप कर रहा हूं इस प्रोसेस को, वो ये है कि कैंडिडेट आई हायर नहीं होता, इसको मैं 0 कह देता हूं, और कैंडिडेट हायर होता है उस वेरिएबल को मैं क्या कहता हूं? 1 कह देता हूं, ठीक है। ये बात सुनाई? और बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन कि उसके हायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आयथ पर्सन जो है, कैंडिडेट जो है वो हायर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। दैट इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, ठीक हो गया? किसी को इतराज तो नहीं? ठीक है। सो एक्चुअली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं कह दूं कि आयथ के 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 हायर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो xi है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे नंबर ऑफ हायर्स के बराबर होंगे, वो बेसिकली इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितनी हायर होने की प्रोबेबिलिटी है बस उसी को मुझे सम करना है, ठीक है। सो इंडिकेटिव रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली कि हायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूं मैंने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर्स निकालना, एंड दैट इज नथिंग बट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कि इन की मैंने बेसिकली समेशन निकालनी, एक्सपेक्टेशन ऑफ आयथ वेरिएबल की निकालनी है, कि वो आयथ वेरिएबल जो है, आयथ कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये अब सवाल है, ठीक है। यहां पर एक बड़ा मजे का सवाल है, इसकी तस्वीर मैं बताता हूं। अच्छा, इस प्रोसेस में
जो पहला कैंडिडेट है वो क्या होगा, वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं। मुझे हमने अलगो बनाया है, बेस्ट की तो वैल्यू उसमें 0 रख दी पहला है। तो होगा ही, पहले तो होगा ही। पहले के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। तो पहले ने तो सेलेक्ट होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक। अब आए थे दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। हम अगले पे आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के सेकंड सेलेक्ट होगा? हाँ जी बताएं। 0.5. Why 0.5? Actually 1/2. You're absolutely right. Why 1/2? या तो उसका स्कोर जो है वो पहले से बड़ा होगा। हाँ, या तो ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा, उसमें सिलेक्ट नहीं होगा, या ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी? हाफ, ठीक है। सेकंड जो है वो पहले से बड़ा है। अच्छा आप मुझे बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि थर्ड एलिमेंट हायर होगा? अब आएगा ना मजा। 1/3 इसका हायर का होगा, रिजेक्शन की 1/6 होनी चाहिए। जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि थर्ड जो है वो हायर होगा? द आंसर इज 1/3। कैसे? पिछले जो दो हैं उन दोनों से इसका बड़ा होना चाहिए स्कोर। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी तो 1 इसको बड़ा होना चाहिए। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी बनती है? इसको तो मैंने फिक्स, तो सबसे बड़ा वाला मैंने आखिर में रख दिया। तो इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी, टोटल पॉसिबल 3 की अरेंजमेंट कितनी बनती थी? 3 फैक्टोरियल। उनमें से कितनी अरेंजमेंट ऐसी हैं जिनमें आखिरी वाला बड़ा हो? आखिरी बड़ा वाला मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, और ये इनकी अरेंजमेंट होती है। कितनी अरेंजमेंट होती है? 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आई बात है, नहीं समझ में आई? ओ पैकी हो गया। हाँ जी, डू यू अग्री कि ये मैंने क्या किया? 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये बेसिकली टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? कि बड़े वाले को मैंने यहां फिक्स कर दिया, और ये जो पीछे हैं ये दो हैं, इनमें से वो कोई भी ऑर्डर आ सकता है। कोई भी ऑर्डर आने का मतलब क्या है? 2 फैक्टोरियल, पहला वाला बड़ा हो सकता है, दूसरा वाला बड़ा हो सकता है। या दूसरा बड़ा हो सकता है और पहला बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, विच मींस 2 फैक्टोरियल, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? n फैक्टोरियल, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1/3। अच्छा आप मुझे बताएं 4 के केस में क्या हुआ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 0.25. 1/4। वाई इज 1/4? बिकॉज एक हमने फिक्स, कब सेलेक्ट होगा? जब ये सबसे बेस्ट हुआ, इन चारों में से बेस्ट हुआ। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 फैक्टोरियल, और इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है? सबसे बड़ा तो मैंने आखिर में रख दिया, तो वो हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1/4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हमने बेसिकली ये काम किया हुआ है, ठीक है। और अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट xi इज इक्वल टू i? इसका मतलब क्या है? कि ith एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? बताएं जी। 1/n. 1/n नहीं, 1/i। वो कैसे निकला? ith को मैंने फिक्स कर दिया, टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही थी i फैक्टोरियल, और ith एलिमेंट को मैंने i पे रख दिया है, वो फिक्स हो गया जो सबसे बड़ा था, और ये आ जाएगा जी i - 1 फैक्टोरियल, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1/i। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है जी। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हायर्स इज व्हाट? expectation of x1 plus expectation of x2 plus expectation of x3
plus expectation of xn. And what is expectation of x1? It is just the probability of x कि वो कितना जब select होता है. That is 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 plus plus 1 over n. ठीक है? So that comes out to be this. और मजे की बात ये है कि ये जो समेशन है इसे कहते हैं nth हार्मोनिक नंबर. That is O of log n. इसका मतलब क्या है? मेरे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हायर जो होंगे वो कितने होंगे? log n. Isn't it lovely? यानी अगर आपके 1000 कैंडिडेट हों तो हम ऑन एवरेज सिर्फ एक शफल करने से कितने लोगों को सेलेक्ट करेंगे, हायर करेंगे आउट ऑफ 100? सिर्फ 10. सिर्फ 10. That is nothing as compared to worst case. So just take shuffle ka step, change the complete story, the complete story, the entire story altogether. ये बात समझ में आ गई? ठीक है? Everybody understand? ठीक है? ठीक है? अच्छा, उसके बाद बड़ा सिंपल सा काम है और वो ये है कि जी ये आई डोंट नो मैंने आप लोगों को करवाया था या नहीं करवाया था. मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी कि ये हार्मोनिक नंबर कैसे निकालते हैं, nth हार्मोनिक नंबर कैसे निकालते हैं, वो लॉग एन क्यों होता है. ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हमने किया था, याद है आपको? और ये इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ था कि हमें करते हैं, हम इनको ऐड 1 + 1 over 2 + 1 over 3 करते हैं. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैंने ग्रुप की फॉर्म में लिख दिया. ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो सम है, अब भाई 1 over 2 बड़ा होगा या 1 over 3 बड़ा होगा? 1 over 2 1 over 2 बड़ा होगा. तो कहना है से कि दिस समेशन जो ऊपर वाला है वो इज लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर? 1 over 2 + 1 over 2. ठीक है, ये समझ में आई बात है, नहीं समझ में आई? और इसमें इन चारों को मैं ग्रुप कर देता हूं इस बड़े वाले से, यानी 1 over 4 + 1 over 4 + 1 over 4. फिर इन आठों को मैं ग्रुप कर देता हूं बाय द लोएस्ट वन व्हिच इज 1 over 8. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये ग्रुप्स बन जाएंगे. तो ये ग्रुप कैसे बन रहे हैं? ये 1, ये 2, ये 4, ये 8. तो कैन यू गेस कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ये जो ऊपर ग्रुप कर रहे हैं ये हो जाएंगी log n, और उनमें हर एक सम किसके बराबर है? 1 के बराबर है. उनमें से हर एक सम जो है 1. ये हो जाएगा जी 1. सो ये बेसिकली ओवरऑल समेशन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू log n. ठीक. और इसका एक और बड़ा जबरदस्त याद रखने का तरीका है, याद है 1 over n वेयर n का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? log n बेसिकली ये कंटिगुअस डोमेन में ये इसके बराबर. ठीक है ना? तो ये डिस्क्रीट डोमेन है, ये कंटिगुअस डोमेन, दोनों सेम ही होती हैं. ठीक है, सरफराज, हमें से शायद किसी को भी नहीं पता था कि 1 over n का इंटीग्रल log n के बराबर क्यों होता है. बिल्कुल, वो समेशन से निकलता है, वो ऐसे निकलता है. ठीक है, ये हमने इसकी बाय द वे ये मैंने इसकी अपर बाउंड निकाली है, लोअर बाउंड निकाली है. अपर बाउंड निकाली है. ठीक है, और इसकी लोअर बाउंड भी मैं निकाल सकता हूँ. कैसे? ये देखिए, ये लोअर बाउंड निकालता हूँ 1 प्लस, चलो लुक एट दिस, 1 over 3, 1 over 2 को मैंने साइड पे कर दिया. ठीक है, अब मैं 1 over 3 से समेशन शुरू करता हूँ. सो 1 over 3 + 1 over 4. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1 over 5 + 1 over 6 + 1 over 7 + 1 over 8. ठीक, और फिर 1 over 9 + +1 over 16. ठीक,
और अब पहले मैं सबसे पहले लेफ्ट वाले से रिप्लेस कर रहा था, अब मैं राइट वाले से रिप्लेस करता हूं। तो ये समेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर, 1 + 1/2, ठीक है, प्लस, हाँ जी ये कितना हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ 1/2 + 1/4 + 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। तो ऑफ कोर्स ये सम ऊपर वाला सम बड़ा होगा, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। द ओनली डिफरेंस इज ये भी log n आएगा, लेकिन इसमें हर सम जो है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, क्योंकि 1/4 + 1/4 is 2/4, that is equal to 1/2। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 is actually 4/8, that is equal to 1/2। So हर summation 1/2 है, so this summation is less than or equal to 1/2 time log n। So log n से छोटा है और 1/2 log n से बड़ा है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी समेशन की वो हो जाएगी थीटा ऑफ कितनी, log n, ठीक है। Does it make sense? ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेप करना, शफल का स्टेप करना, has given us an exponential improvement। कितनी इंप्रूवमेंट, एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट। एंड ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात, ठीक, ए रियली पावरफुल आइडिया, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल और रह गया, वो ये कि शफल कैसे करें, ये शफल करें कैसे, O ऑफ n में शफल कैसे करें, ये बताएं। बड़ा आसान तरीका है, क्या करें, हाँ जी इसकी रेंज कितनी है 1 से लेकर n तक, है ना, क्या करें बेटा, पहले 1 से n एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, रैंडम नंबर का मॉड किससे ले लें, तो यहाँ पे लेट से मैंने आई रखा हुआ, यहाँ पे मेरा आई है, आई मेरी फिलहाल वैल्यू वालिबान है, ठीक है, और ये मेरा n है, तो मैं क्या करूं, n - i से मॉड लेंगे, n - i से i + 1 से +1 से मैं मॉड लेता हूं, ये मेरा रैंडम इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। और बेसिकली मैं सिर्फ एक काम करता हूं, वो ये कि मैं स्वैप कर देता हूं, किसको भला, ARI को, और किसको, AI को, ठीक है, और फिर क्या करता हूं मैं i को प्लस प्लस करता हूं, एंड आई रिपीट दिस प्रोसेस, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, अब मेरी स्पेस कम हो जाएगी ना, ये लेट से ये रैंडम इंडेक्स आ गया और यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, तो मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है, और फिर i को प्लस प्लस कर दिया, तो बेसिकली अब मेरी रेंज ये हो जाएगी, मैं इसको दोबारा से शफल करते रहूंगा, तो ये आप खुद कोड लिखिएगा रैंडम शफल का, ठीक है, ठीक है। डज इट मेक सेंस, सरप्राइज में कोलिजन्स भी तो होंगे ना, सेम वाले भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है, जो स्पेस कम होती जा रही है ना, एक वैल्यू आ गई है, चली गई पीछे, वो दोबारा नहीं आई, ठीक। अच्छा मैं आपको अब एक छोटी सी मैं मजेदार बात बताऊं, वो ये कि आप एक काम करें, वो ये कि आपको फिर एक मैं ना आपका असाइनमेंट में सवाल ये है कि बेसिकली ये ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बनाना है, जिसमें ये जो हायरिंग प्रोसेस है इसकी एग्जांपल लेनी है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको इनपुट में 50 इनपुट दूंगा, हजार साइज की होंगी, डिफरेंट मैंने खास तरीके से बनाई होंगी, उसका आपने वर्स्ट केस भी सेलेक्ट करना है, यानी बेसिकली मैं रैंडम नहीं करूं तो क्या होगा और रैंडम कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। मैं आपको 10 फाइलें दूंगा बड़ी बड़ी, उनको आपने लोड करना है, लोड करने के बाद इस एल्गो में कॉल करना है, एक रैंडम शफल करता है और एक रैंडम शफल नहीं करता, ठीक है। तो दोनों कितने हायर्स करता है वो आपने मुझे बताना होंगे, ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड है जो आप लोगों ने करना, ठीक है। अच्छा अब एक मैं आपसे और बड़ी मजेदार बात करता हूँ, वो ये है कि आपको याद है कि हमने ये किया था, क्विक सॉर्ट किया था, है ना, हमने ये क्विक सॉर्ट किया था, ठीक है। इसका मैं ये ब्लू उठा लेता हूँ, सो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट था, इसमें हम क्या करते हैं जी, अगर p हमारा लेस देन r है तो हम क्या करते हैं, हम पार्टीशन कॉल कर देते हैं, ठीक है।
और ये क्यू रिटर्न करता है, इससे छोटे लेफ्ट पे कर देता है, बड़े राइट पे कर देता है, और क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल होता है ए पी क्यू -1 के ऊपर और ए क्यू +1। ठीक, हमने देखा था इसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बनती है। क्यों? क्योंकि अगर एक हमने क्यू पिवट अगर हमने लेफ्ट मोस्ट सेलेक्ट कर लिया तो ये बेसिकली n-1 की दोबारा चल जाएगी। ठीक है, एंड दैट बिकम्स अरिथमेटिक सीरीज n + n-1 ++1 दैट इज इक्वल टू O of n²। ठीक है, ये हमारी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था नहीं ऐसे करते हैं जी, रैंडमली पिवट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने डिटरमिनिस्ट, ये हमने जो किया था वो था लेफ्ट मोस्ट ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, ये भी। फिर हमने जो सिलेक्ट किया था वो अब हमने इसको फिर हमने रैंडमाइज पार्टीशन में कन्वर्ट किया। हमने इसके जाके आगे बना था क्या, रैंडमाइज्ड पार्टीशन में पार्टीशन। और अब मैं आपके सामने उसका भी एक तो एनालिसिस मैंने बताया था, वो याद है 50% वाला, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ आएगा, और फिर मैंने इसको भी किया। अब मैं आपके सामने इसकी एक्चुअल तरीका बताता हूँ जो हमने एक्सपेक्टेशन से कैसे निकाल सकते। ठीक, सो लुक एट दिस। तो उसकी एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम को हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरी बात। ओके, मैं प्रूव करूंगा कि जो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट है उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं ये थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, इसकी एवरेज रनिंग टाइम इज बेसिकली O of n log। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब एक सवाल है आपके सामने करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ith smallest AI of the input and the jth smallest AJ of input are compared by a randomized quicksort। ये मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा बाय द वे सबको याद है ना क्विकसॉर्ट में हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि हम एक पिवट सेलेक्ट करते थे, छोटे लेफ्ट पे कर देते थे, बड़े राइट पे कर देते थे, ऐसे ही होता था ना। यस। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, अगर कोई एलिमेंट है जिसका मैंने पिवट सेलेक्ट किया, छोटों को लेफ्ट पे कर दिया, बड़ों को राइट पे कर दिया, तो मुझे बताएं इस पार्टीशन के एलिमेंट कभी इस पार्टीशन के एलिमेंट से टकराएंगे, कंपेयर होंगे? नो, नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सवाल सुनो, सवाल क्या है, वो कहता है इमेजिन करें कि मेरा एक नंबर है वो AI है और एक नंबर है जो AJ है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में मैं देख रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई, अगर ये दोनों कब आपस में कंपेयर होंगे, सवाल ये है, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं कब AI और AJ कंपेयर होते हैं। ठीक है, और फिर बेसिकली मैं पता करूंगा, मैं इसको सम और ऑल कर दूंगा कि मैं बेसिकली सम कर दूंगा कि कोई भी दो, मैं तमाम पे कर दूंगा सम के भाई कि ये दोनों कंपेयर कितने दफा होते हैं, तो ओवरऑल कंपैरिजन कितने होते हैं, दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो पहला मेरा सवाल सिंपल सा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि I J से कंपेयर होगा, AI AJ से कंपेयर होगा अगर मैं सॉर्टेड ऑर्डर में देखूं तो। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया कि ये इसका इमेजिन करें ये मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको इनपुट में सॉर्टेड ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन इनपुट में सॉर्टेड ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेट्स से कि ये सॉर्टेड ऑर्डर मैं अज्यूम करता हूं, और मैं कहता हूं कि किसी भी एक अरे के अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि AI और AJ कंपैरिजन होगा, का कंपैरिजन होगा, AI और AJ का कंपैरिजन होगा, ये बताएं मुझे। जब पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूं, वो ये है, अगर AI और AJ के दरमियान में से कोई एलिमेंट पहले सेलेक्ट हो जाता है एज ए पार्टीशन इंडेक्स, तो क्या AI और AJ कभी भी कंपेयर होंगे? नहीं होंगे। कभी भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जो AI है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ए जो है और राइट AJ साइड राइट पे साइड पे चला चला जाएगा, जाएगा, ऑपोजिट और हो फिर जाएगा। वो कभी कंपैरिजन नहीं होगा, फिर कंपैरिजन नहीं होगा। ये सबको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? एवरीबडी Can it अंडरस्टैंड दिस? तो मैं कह रहा हूं कि ये AI है और ये AJ है, अगर मैं इसमें से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं पहले एज ए पार्टीशन इंडेक्स, तो मुझे बताएं क्या इन दोनों के का कभी भी कंपैरिजन होगा? नो सर, नहीं होगा। कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा।
ठीक है। कंपैरिजन तब होगा जब या ए आई पहले सेलेक्ट हो जाए। अगर ए आई पहले सेलेक्ट हो गया तो फिर ए आई और ए जे का कंपैरिजन होना है। क्यों? क्योंकि ए आई एज ए पिवट एलिमेंट आया और सारे छोटे उसके राइट पे लेफ्ट पे जाने हैं और सारे बड़े राइट पे जाने हैं, और उस केस में वो ए जे से कंपेयर होगा। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? Yes, sir. So comparison will between AI and AJ will only happen अगर क्या हो कि आउट ऑफ ये J माइनस आई प्लस 1, यानी ये जो नंबर्स हैं, मैं किसको पहले सेलेक्ट कर लूं? या AI पहले सेलेक्ट कर लूं या या मैं AJ पर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2/J माइनस आई प्लस 1। So what is the probability कि AI और AJ compare होंगे? That is basically equal to this probability. So what is my random variable? My random variable IJ is कि what is the probability कि AI जो है वो AJ से compare होगा? इसकी probability कितनी है जी? ये है। ये बात समझ? और यहां पर भी मैं सेम काम कर सकता हूं। क्या? तो बेसिकली ये देखिए, ये इसने निकाला है, ये बेसिकली 2 है। ये लग ऐसे आपको डी रहा है, ये बेसिकली 2 है। 2/J माइनस आई प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है Yes, sir. जी। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई? अगेन वही, सेलेक्ट होता है तो मैं 0 कर देता हूं, और सेलेक्ट नहीं होता, सॉरी नहीं होता तो मैं 0 कर देता हूं, और होता है तो मैं ये कर देता हूं। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस लिनियर इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल? 2/J माइनस आई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बराबर है। ठीक है। तो इंडिकेटर वेरिएबल की मजेदार बात ये होती है कि उसमें जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। सो what am I after? I am after total number of expected number of comparisons, and that is nothing but कि I को 1 से लेकर n तक वेरी किया, J को of course J I plus 1 से शुरू करेंगे। क्यों I plus 1 से शुरू करेंगे? क्योंकि एक साइज के ऊपर तो कंपैरिजन होना ही नहीं। अगर A का एक साइज रह गया है तो कंपैरिजन तो होना ही नहीं। तो J has to start from I plus 1. Does it make sense? और अब आप इन दोनों को सम कर लें। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, आई हमारा 1 से लेकर n तक जा रहा है, और ये हमारा क्या है? तो बेसिकली ये बन जाता है। ठीक है, j इज इक्वल टू 1 to n, i प्लस 1 से लेकर n तक। अच्छा, ये वैल्यू अगर मैं इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, समेशन को अंदर ले गए, 2 को हम बाहर ले आए। ठीक है, ये जो समेशन है ये कितना बनता है? ये अगर मैं पुट करूं, ये 1/J माइनस आई प्लस 1 है ना, तो ये अगर आप देखें तो क्या बनेगा? ये बेसिकली बनेगा, अगर मैं इसको सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूं तो बेसिकली इनमें से एक वैल्यू 1/1 होगी, फिर 1 सो एक्चुअली एक वैल्यू 1/2 होगी, फिर 1/3 होगी, फिर 1/4 होगी, करते करते प्लस 1/n होगी। ठीक है, ठीक है, ये बात सुनाई? एक्चुअली n-1 तक जाना है मेरे ख्याल में। ठीक है, n-i प्लस 1 तक जाएगा, और इसको मैं लोअर बाउंड कर सकता हूं कि दिस समेशन इज लेस देन और इक्वल टू, कि मैं कहां तक ले जाऊं? n तक ले जाऊं, यानी और समेशन ऐड कर देता। ठीक है, तो इसमें से हर सीरीज जो है वो कितनी बन जाएगी? वो हार्मोनिक सीरीज बन जाएगी। तो ये बेसिकली ये सम किसके बराबर होता है? ये सम होता है log n के बराबर। तो log n कितनी दफा ऐड होना है? i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? n log n. And log n. So expected running time of quick sort is 2 times n log. Isn't it lovely? Isn't it really lovely? Okay. और आगे एक छोटा सा आपका होमवर्क है, ये आपने थोड़ा निकालना है। वो देखिए, अगर आप इसकी ये इसने वेरिएंस के बारे में क्वेश्चन की हुई है, अगर आप इसकी वेरिएंस निकालें ना, तो ये वेरिएंस कैलकुलेशन की वेरिएंस ये होती है, मैंने बताया था ना आपको, ये होता है और ये वेरिएंस निकालता है। और आखिर में इसने क्या किया हुआ, ये आपने स्लाइड खुद देखनी है कि इसकी अगर आप वेरिएंस निकालो तो इसकी वेरिएंस जो बनती है वो तकरीबन n बनती है।
जिसका मतलब है कि आपका अगर आपको अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी पता हो तो वो ये कि बेसिकली अगर मैं इसकी एक वेरिएंस यानी n log n माइनस n और n log n प्लस n की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन इसमें 50% ऑफ द डेटा लाई करता है। ठीक है, तो 50% तो सारा का सारा जो आपका डेटा है वो इसी के अंदर ही आ गया। ठीक है ना, तो यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, सो हमने रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट कर लिया और रैंडमाइज्ड हायरिंग प्रोसेस कर लिया। ठीक है जी, ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है आपका? No. ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक छोटी सी बात वो ये है कि मैं अगर आपके सामने सारा आपने वो होमवर्क बनाया था वो किधर है? इसका नाम क्या था? होमवर्क 9 था ना? हाँ जी, वो आपने अपलोड कर दिया वेबसाइट के ऊपर? वेबसाइट पे नहीं होगा, क्लासरूम में होता है। अच्छा, क्लासरूम में है, तो मैं क्लासरूम में जाकर देख लेता हूँ। क्लासरूम में चले गए, और यहाँ पर ये ITU पे आ गए। बड़े क्लास वर्क नहीं, होमवर्क आएगा। जी, क्लास वर्क में चले ये आ जाएं। गया, ये आ गया। इसकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इसका होमवर्क है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये वो सवालात हैं जो हमने पहले ही किए थे क्लास के अंदर। इनमें से क्या क्या बन जाता है ये आपने देखना है। NP कंप्लीटनेस के सवाल आते हैं। ठीक है, और फिर ये ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमने क्लास में किए थे, ये आपने देखने हैं। सेगमेंट इंटरसेक्शन और ये लीड कोड की प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल यूनियन, ये भी सुई प्लान से हो जाने। ठीक है, ये और ये जो अच्छा, अब हमने रैंडमाइजेशन कर दिया, इसका ये जो हायरिंग प्रॉब्लम है और फिर है इसका एनालिसिस। ठीक है, और फिर और इसमें मैं आपको एक डेटा दूंगा, डेटा के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, ये मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। आज या कल में मैं सारा को बताता हूँ कैसे सारा और शुगर ये मिलकर बना लें। ठीक है, और इसी तरह रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट है, इसके ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वैसे हमने पहले भी किया था, और इसका बेसिकली आपने एनालिसिस करना। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, हम कोई मजीद सवाल इसमें ऐड नहीं करें, जो मैंने क्लास में करवाया बस वही आपने करना। ठीक है, हमारा एक रहता है लेक्चर रहता है जिसमें मैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के ऊपर बात करूंगा, और वो बेसिकली ये होगा कि हमने एनपी कंप्लीटनेस देख ली थी। अब सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि हाउ कैन एनपी कंप्लीटनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम रियलिटी में आपको जो ग्राफ्स के मिलेंगे या उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम आपके एनपी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अगर वो एनपी कंप्लीट नहीं है तो उसका मतलब है हम क्या उसके ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकते। तो जो अप्रोक्सीमेशन का एल्गोरिथम का आइडिया है वो ये है कि हाउ कैन वी कोप विद एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, सो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, इनमें से जो भी मैं क्लास में करूंगा बस वही आपने करना है। ठीक है, आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट कि उसको हम कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। वी विल नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, बट वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करने का मतलब है कि मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बेस्ट सॉल्यूशन तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा यार कि तकरीबन बेस्ट होगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। देखते हैं कल मुलाकात होती है आपसे या परसों। मैं वैसे प्रेफर करूंगा परसों, क्योंकि आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए चीज चाहिए। आप आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा डाइजेस्ट करें। ठीक है जी, जी नौफल। सर बस तो आपने कहा था कि ऑर्डर वाला आप क्लास में बताएंगे। क्या मैंने कर कहा देंगे? था कि नेचर में ऑर्डर एग्जिस्ट करता है ज्यादातर। हाँ हाँ, नेचर में ऑर्डर उसका एग्जिस्ट करता है, यू आर राइट। ठीक है, लेकिन हम एक O ऑफ n में उसको रैंडमाइज कर सकते हैं और उसके बाद ये लगा दें। बेहतरीन। ठीक है ना, सो बेसिकली क्विक सॉर्ट का एक आइडिया ये भी है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो भी इनपुट मिल रही है वर्स्ट केस ना आकर करते हैं, उससे पहले लीनियर टाइम आप एल्गो चलाएं और कह दें जी शफल कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्विक सॉर्ट कॉल कर दो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बेहतरीन।
बेहतरीन हो गया ना, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।